हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक क्वाइट प्लेस पार्ट 2 मूवी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मूवी उन ब्लाइंड क्रिएचर्स के बारे में है जो कुछ ही दिनों के अंदर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ख़त्म कर देते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में वो क्रिएचर्स कैसे धरती पर आते हैं और बाद में कैसे ली के जाने के बाद वो लोग सर्वाइव करते हैं, वही दिखाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत डे 1 से होती है, जहां पर ली एक स्टोर से फ्रूट्स लेके अपने बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच देखने जाता है। वहां पे ली के साथ उसकी पूरी फैमिली भी थी। वहीं पे हमें ली का एक दोस्त भी दिखाया जाता है जिसका नाम है एमिट। एमिट का बेटा मार्कस के साथ एक ही बेसबॉल टीम में था। मार्कस जब ग्राउंड पे बैटिंग करने जाता है तब मार्कस और सभी लोग आसमान में एक आग का गोला देखते हैं जो तेज़ी से उनके तरफ ही आ रहा था। वो लोग इस बात से डर चुके थे और अपने अपने घर जाने के लिए ग्राउंड से बाहर आते हैं, लेकिन तभी कुछ क्रिएचर्स वहाँ पे अटैक कर देते हैं। वो क्रिएचर्स यानी कि एलियंस उसी आग की गोले के साथ धरती पर आ चुके थे, जो ब्लाइंड होते हैं, लेकिन उनके सुनने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है जिसके मदद से वो लोगों पर अटैक कर रहे थे। ली की वाइफ इवलिन, मार्कस और एकदम छोटा बेटा कहीं छुप जाते हैं, जबकि ली और रेगन उन क्रिएचर्स से बच के एक स्टोर में छुप रहे थे। वहाँ पे और भी लोग थे, लेकिन उसी वक्त एक लड़की का फ़ोन रिंग होता है और तभी वो क्रिएचर स्टोर के अंदर भी अटैक कर देता है। ली रेगन को लेके स्टोर से किसी तरह बच के भागता है, पर वो क्रिएचर भी उन लोगों का पीछा कर रहा था। तब ली को बचाने के लिए एक पुलिस वाला उस एलियन पर गोली चलाता है, जिससे वो क्रिएचर को तो कुछ नहीं होता, उल्टा वो एलियन पुलिस वाले को मार डालता है। उन क्रिएचर्स की स्किन की बनावट ही ऐसी होती है कि उन पर गोली, आग, इस सब का कोई असर नहीं होता था। फाइनली ली अपने फैमिली से मिल जाता है और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने पार्ट 1 में तो देख ही लिया होगा। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आप पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देख सकते हैं। इसके बाद कहानी पार्ट 1 के एंडिंग से शुरू होता है। इवलिन अब अपने बच्चों के साथ अपने घर को छोड़ के जाने का फैसला करता है, क्योंकि उन लोगों का घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जाने से पहले इवलिन अपने बच्चे का साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लेती है। वहीं पे रेगन अपने डैड के ऑफिस से रेडियो और माइक्रोफोन भी ले आती है ताकि वो लोग रास्ते में आए क्रिएचर को मार पाए। रेगन अब एक टावर के ऊपर जाती है ताकि वो देख पाए आसपास और कहाँ आग जल रहा है, क्योंकि आग एक सिग्नल है। आग जलने का मतलब है वहाँ पे कोई ज़रूर जिंदा होगा। वहाँ पे सरवाइव करने वाले लोग इसी तरह आग जला के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तभी रेगन को थोड़े ही दूर में आग की सिग्नल दिखाई देती है। उसके बाद सभी लोग मैप के सहारे वहाँ पे जाने लगते हैं। अब हम तीनों को रेलवे लाइन के पास रहने वाले एक वर्कशॉप के अंदर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे इवलिन का पैर एक ट्रैप लाइन पर लग जाता है जो कि एम्प्टी बॉटल्स के साथ कनेक्टेड था। बॉटल्स के शोर से वो लोग भागने लगते हैं क्योंकि क्रिएचर अब वहाँ आने ही वाला होता है। तभी हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो उस साउंड को सुन के वहाँ पर आता है। भागते वक्त मार्कस का पैर एक बियर ट्रैप पर फंस जाता है, जिससे वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। इवलिन उसे चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि मार्कस चुप ही नहीं हो रहा था। उसी वक्त वहाँ पे एक क्रिएचर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी रेगन अपने हियरिंग एम्पलीफायर को माइक के पास ले जाती है और वो एलियन फिर से तड़पने लगता है। तभी इवलिन क्रिएचर के सर पे गोली मार के उसे वहीं पे मार डालती है। शॉटगन के साउंड के कारण वहाँ एक और क्रिएचर आ गया था, जिसको देखते ही सब लोग भागने लगते हैं। तभी एक आदमी उन लोगों के सामने आता है और उन लोगों को अपने पीछे भागने के लिए बोलता है। वो आदमी उन लोगों को अपने अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है। वो आदमी और कोई नहीं, वो स्नाइपर ही था। वहाँ पे एक साउंड प्रूफ टैंकर भी होता है जिसके अंदर सभी लोग छुप जाते हैं। उस टैंकर के अंदर सभी लोग सेफ थे, लेकिन टैंकर को बंद करने से पहले दरवाजे पर एक कपड़ा रखना पड़ता था ताकि वो डोर परमानेंटली लॉक न हो जाए। इवलिन उस स्नाइपर को पहचान जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि ली का पुराना दोस्त एमिट होता है। एमिट किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ रह रहा था। वो ली के फैमिली को वहाँ नहीं रखना चाहता था, लेकिन जब इवलिन अपने न्यूबॉर्न बेबी को उसे दिखाता है तब एमिट मान जाता है। एमिट अपने बच्चों को खोज चुका था और अपनी वाइफ के साथ यहाँ रह रहा था, लेकिन बीमारी में सप्लाई ना होने के कारण
वो अपने वाइफ को भी खो चुका था। उस तरफ मार्कस दर्द के मारे चिल्ला रहा था। मार्कस के पैर पर इन्फेक्शन ना हो इसलिए इवलिन उसे टैंकर के अंदर लेके जाके अल्कोहल से ही उसके घाव का इलाज करती है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं था। दर्द के मारे मार्कस बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पर टैंकर के अंदर होने के कारण उसका साउंड बाहर नहीं आ रहा था। उसके बाद मार्कस को रिलैक्स फील कराने के लिए रेगन उसके कानों पर हेडफोन्स लगा देती है। मार्कस को अब रेडियो पर वही गाना सुनाई देता है जिसे उसके पिता ली भी सुना करते थे, बियॉन्ड द सी। सबको यही लगता है कि ये किसी टाइप का मैसेज है जिसे बार बार कोई टेलीकास्ट कर रहा था, पर एमिट को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है बाहर कोई भी जिंदा नहीं है, इसलिए पिछले 4 महीनों से एक ही गाना बार बार टेलीकास्ट हो रहा है। लेकिन रेगन एमिट की बात नहीं मानती और रात में मार्कस को ली के बनाए हुए एक मैप को दिखाती है, जिससे हमें पता लगता है कि पास ही के एक आइलैंड से वो रेडियो सिग्नल्स आ रही थी। रेगन उस आइलैंड पर जाना चाहती थी ताकि वो अपने एम्पलीफायर के हाई फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर सके, ताकि बाकी बचे हुए सभी लोग उसके मदद से क्रिएचर को मार पाए। लेकिन मार्कस उसे जाने नहीं देता, इसलिए वो रात में चुपचाप बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। सुबह होने पर मार्कस रेगन के बारे में सब कुछ अपनी मदर इवलिन से बता देती है। तब इवलिन रेगन को ढूंढने के लिए एमिट से रिक्वेस्ट करती है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एमिट फाइनली मान जाता है। वहीं पे रेगन जाते जाते साउंड होने के कारण एक ट्रेन के अंदर फंस जाती है, क्योंकि वो क्रिएचर भी अंदर आ चुका था। रेगन उस क्रिएचर पर गोली चला देती है, पर एक हाथ से एम्पलीफायर को माइक पे रख के दूसरे हाथ से गन को रिलोड करने में उसे दिक्कत हो रही थी। गन के साउंड के कारण वो एलियन और भी अलर्ट हो जाता है और रेगन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एमिट पीछे से उस एलियन के सर पे गोली मार के उसे मार डालता है। अब वो दोनों पास में रहने वाले एक घर के अंदर आते हैं। एमिट उसे वापस इवलिन के पास लेके जाना चाहता था, लेकिन रेगन उसे अपना प्लान बताती है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर एमिट पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में रेगन के साथ चलने के लिए मान जाता है। उधर इवलिन नोटिस करती है कि बेबी का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने ही वाला होता है, इसलिए इवलिन मार्कस को बेबी के साथ छोड़ के ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाती है। कुछ देर बाद वर्कशॉप को एक्सप्लोर करने के लिए मार्कस बंकर से निकल आता है। उसे एक कर्टन के पीछे एक डेड बॉडी मिलता है, जिसको देख के मार्कस डर से गिर जाता है, जिससे शोर होने लगता है। शायद वो डेड बॉडी एमिट की वाइफ की थी। मार्कस अब भागकर बेबी को लेके साउंड प्रूफ टैंकर के अंदर छुप जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में मार्कस टैंकर के डोर पर कपड़ा रखना भूल जाता है, जिससे वो दरवाज़ा अब परमानेंटली लॉक हो चुका था। अब यहाँ पे शाम हो चुका था। एमिट और रेगन एक बोट स्टैंड पर पहुंच जाते हैं ताकि वो लोग बोट लेके उस आइलैंड पर जा सके जिससे वो रेडियो सिग्नल्स आ रही थी। बोट स्टैंड पर एमिट को एक बच्ची दिखाई देती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, तब वो बच्ची एमिट के गले पर रस्सी बांध के भाग जाती है। अब वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स आ गए थे। वो रेगन को चेक करने लगते हैं और उसकी हियरिंग एम्पलीफायर ले लेता है। वो लोग जब रेगन को अपने साथ लेके जा रहे थे, तभी एमिट रेगन को पानी में डाइव लगाने के लिए इशारा करता है। रेगन तुरंत ही पानी में डाइव लगा देती है और एमिट चालाकी से उस क्रिमिनल के बॉस को उसके गले में लगा हुआ रस्सी से पकड़ के बहुत मारता है और एक पोल में बांध के एक नाइफ से उसके पैर पर वार करता है, जिससे वो चिल्लाने पर मजबूर हो जाता है। साउंड को सुन के अब तक बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पे आ चुके थे। जिसके पैर पर एमिट ने चाकू से मारा था, उसके चिल्लाने पर एक एलियन उस पर अटैक कर देता है और एलियंस अब एमिट के पीछे पड़ चुका था। एमिट जान बचाने के लिए पानी में डाइव लगाता है, तभी एक एलियन भी पानी में गिरने से मर जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स तैर नहीं सकते थे, एंड ऑब्वियसली एमिट ने ये बात नोट कर ली थी। अब रेगन एक बोट लेके आती है जिसमें वो एमिट को खींच लेती है। फिर एमिट अपने मुंह से रेगन का हियरिंग एम्पलीफायर निकालता है, जिसको उस आदमी से एमिट ने ले लिया था। अब हम ये देखते हैं कि एक एलियन एक बोट पर चढ़ चुका है। उधर एलियन मार्कस का पीछा करके अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच चुका था। एलियन के वेट से बंकर का एंट्रेंस गिर जाता है, जिससे बहुत शोर होता है और इवलिन बाहर से इसे सुन लेती है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बंकर में पहुंचने ही वाली थी। इवलिन जल्दी से एक ऑक्सीजन सिलेंडर एंट्रेंस के बाहर रखती है और हवा में गोली चला देती है,
जिससे वो एलियन ऊपर आने लगता है। एलियन ऑक्सीजन सिलेंडर के पास आने पर इवलिन सिलेंडर पर गोली मार देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, पर उस एलियन को कुछ नहीं होता। आग के कारण फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, जिससे पानी गिरने लगता है। अब पानी के साउंड के कारण वो एलियंस इवलिन को सुन नहीं पा रहे थे। ये चीज़ आप लोगों ने पार्ट 1 में भी नोटिस करी होगी। इवलिन उसी का फ़ायदा उठा के बंकर में पहुंच जाती है और टैंकर को खोल के मार्कस और बेबी को बचा लेती है। एलियन के डर से इवलिन भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके टैंकर में मार्कस और बेबी के साथ छुप जाती है। उधर एमिट और रेगन बोट से उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, क्योंकि एलियंस तैरकर उस आइलैंड पर नहीं जा सकते थे, जिसको देख के दोनों को काफ़ी सुकून मिलता है। वहां के लोग एमिट और रेगन को वेलकम करके दोनों को खाना देते हैं। यहाँ हमें उस आइलैंड के लीडर को दिखाया जाता है। वो एमिट से कहता है कि फाइनली तुम्हें कोड समझ में आ गया। जब नेशनल गार्ड को पता चलता है कि एलियंस तैर नहीं सकते, तब उन्होंने लोगों के लिए बोट्स भेजना शुरू कर दिया, पर लोग शांति से बोट में चढ़ने की बजाय शोर करते हैं और मारे जाते हैं। उस दिन 12 बोट्स खड़ी थी, पर सिर्फ 2 बोट्स ही आइलैंड पर आ पाई। एमिट उसे ये कहता है कि ये चीज़ मैंने नहीं सॉल्व की, बल्कि रेगन ने की, और लीडर को रेगन का हियरिंग एम्पलीफायर देके रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए बोलता है। अब अगले दिन मॉर्निंग एमिट को पता लगता है कि एक क्रिएचर एक बोट के जरिए वहां आ चुका है। ये वही एलियन है जो कल रात एक बोट पे चढ़ के बच गया था। शायद पानी के बहाव से वो बोट के जरिए यहाँ आ गया था। एमिट फौरन आइलैंड के सभी लोगों को अलर्ट करने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। वो एलियन सभी को मार रहा था। तब एमिट एक बच्चे को बचा के उस लीडर के घर के अंदर आता है। अब वो लीडर एमिट और रेगन कार में बैठकर हॉर्न बजा के रेडियो स्टेशन पर आते हैं। हॉर्न को फॉलो करके वो एलियन भी वहां आ चुका था। वहां पहुंचने के बाद लीडर अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि तभी वो क्रिएचर आके उस लीडर को मार डालता है। एमिट और रेगन फौरन स्टेशन के अंदर जाके छुप जाते हैं और वो एलियन भी उन्हीं को ढूंढ रहा था। वो दोनों किसी तरह एलियन से बच के स्टूडियो तक पहुंच जाते हैं, पर स्टूडियो का डोर खोलते ही एक साउंड होता है, जिससे वो क्रिएचर रेगन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर बीच में एमिट आ जाता है। वो घायल हो चुका था। तभी रेगन अपने हियरिंग एम्पलीफायर को ऑन करके रेडियो के माइक पे लगा के ब्रॉडकास्ट कर देती है, जिससे वो एलियन पागल होकर तड़पने लगता है। और तभी रेगन एक रॉड के सहारे एलियन के सर पे बार बार अटैक करके उसे मार देती है। उधर टैंकर के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। इवलिन सोचती है कि एलियन अब वहां से निकल चुका है, और अब इवलिन डोर खोल के बाहर कुछ लेने आती है, लेकिन वो एलियन वहां छुपा हुआ था। एलियन इवलिन पर हमला कर देता है। तभी इवलिन भागकर टैंकर के अंदर चली जाती है, पर डोर लॉक करने से पहले वो एलियन डोर को रोक लेता है। उसी वक्त मार्कस को रेडियो पर रेगन की एम्पलीफायर का नॉइस सुनाई देता है। वो तुरंत समझ जाता है कि रेगन अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। मार्कस अपने रेडियो को फुल वॉल्यूम में करके एलियन के पास ले जाता है, जिससे ये एलियन भी तड़पने लगता है। तभी मार्कस अपने माँ के गन से उस एलियन को शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। मार्कस का कैरेक्टर अब टोटली चेंज हो चुका था। वो पहले की तरह डरपोक नहीं रहा। इधर मार्कस ने अपनी माँ की जान बचाई, तो उधर रेगन ने एमिट की। इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होता है। पर्सनली मुझे ये फिल्म पार्ट 1 से भी ज़्यादा पसंद आई। जहाँ पार्ट 1 में सर्वाइवल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहीं पे पार्ट 2 में भरपूर एक्शन है। पार्ट 1 में पेरेंट्स ने बच्चों को जो कुछ भी सिखाया, उन लोगों ने पार्ट 2 में वो सब कुछ अप्लाई किया। फाइनली वो दोनों अपने पैर में खड़े होना सीख चुके थे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।